अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान अकेडमी में हम सुनहरी रोशनाई का मुहाफिज अमानत का एक मुकद्दस सबक पर बात करेंगे। जरा एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां इल्म ही असल ताकत है, लेकिन एक ऐसी ताकत जिसे अगर सही हाथों में ना रखा जाए तो वो आसानी से बिगड़ सकती है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिसने इस ताकत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो बराए करम सब्सक्राइब करके और सदक़ाए जारिया के तौर पे शेयर करके हमारी मदद करें। देखिए, इस्लामी सुनहरी दौर सिर्फ फुतूहात और सल्तनतों का नहीं था। ये इल्म, किताबों और ख़यालात का दौर था। और उस ज़माने में किताबें कोई मामूली चीज़ नहीं थीं, ना ही सिर्फ सजावट का सामान। वो तो सल्तनतें बना और बिगाड़ सकती थीं। वो ताकत का एक बहुत बड़ा सरचश्मा थीं। लेकिन जहां ताकत होती है वहां हमेशा एक खतरा भी होता है, उसके गलत इस्तेमाल का खतरा। इल्म की ये ताकत तब तक महफूज नहीं रह सकती जब तक उसे दयानतदार और अमानतदार लोग ना संभालें। तो आइए एक ऐसे ही शख्स से मिलते हैं जिसने इस मुकद्दस अमानत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा। हमारी कहानी का मरकजी किरदार जैद है, एक नौजवान जिसकी आंखों में इल्म की प्यास थी और दिल में सच्चाई की लगन। वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के साए में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसके पास वो चीज़ें नहीं थीं जिन्हें दुनिया कामयाबी समझती है, ना कोई नायाब मखतूतें, ना अमीर सरपरस्त और ना ही कोई सियासी पुश्तपनाही। लेकिन उसके पास जो था वो उन सब चीज़ों से कहीं ज्यादा कीमती था। उसके पास था कागज़, स्याही, एक मजबूत अकीदा और एक खालिस नीयत। इसका असल सरमाया इसका एक उसूल था कि इल्म सबकी पहुंच में रहना चाहिए, वरना ये एक हथियार बन जाता है। और यही अकीदा उसके हर काम की बुनियाद था। जैद के लिए किताबें छापना सिर्फ एक कारोबार नहीं था, बल्कि ये इबादत की एक शक्ल थी, माशरे की अमानत को पूरा करने का एक जरिया था। तो अब देखते हैं कि इस उसूल को पहली आजमाइश का सामना कब और कैसे करना पड़ा। जल्द ही जैद के काम की मांग बढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ एक दबाव भी आया। कुछ बासर खरीदारों ने मशहूर किताबों की ऐसी कॉपियां मांगी जिनमें कुछ हिस्से जानबूझकर निकाल दिए गए हों। इसलिए नहीं कि उनमें कोई गलती थी, बल्कि सहूलत के लिए। उनका कहना था कि ये हिस्से कुछ ताकतवर लोगों को नागवार गुजरते हैं। ये जैद के लिए एक फैसला कुल्लमा था, इस मुकद्दस अमानत की आजमाइश जो वो उठाए हुए था। क्या उसे तिजारती फायदे के लिए सच्चाई पर समझौता कर लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज भी बहुत से लोगों को अपने काम में करना पड़ता है। उसने इनकार कर दिया, एक सादा मगर बहुत मजबूत इनकार। उसने फैसला किया कि वो हमेशा मुकम्मल मतन छापेगा, वाज़े ज़राए और दुरुस्त हवालों के साथ। शुरू में तो उसकी फ़रोख्त कम हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। तुलबा और उलमा ने उसके काम पर तवज्जो देना शुरू कर दी। उन्होंने ये महसूस किया कि जैद की दुकान पर मिलने वाली किताबें सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, और इस तरह उसने एक ऐसी साख बनाना शुरू की जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। ये उसकी अमानतदारी का पहला फल था। जैद ये समझता था कि उसकी अमानत सिर्फ किताबों में सच्चाई की हिफाजत तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके इर्द गिर्द एक मुनसिफाना निज़ाम कायम करना भी उसकी जिम्मेदारी है। और इसी सोच ने उसे एक ऐसा कारोबारी मॉडल बनाने पर मजबूर किया जो इस्तेहसाल के बजाय इंसाफ पर मबनी था। इसका निज़ाम बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा था। तुलबा कम कीमत अदा करते ताकि उनकी तालीम में मदद हो, असातिज़ा पूरी और मुनासिब कीमत देते, और जो अमीर सरपरस्त थे वो इजाफी रकम देते ताकि गरीब तुलबा को रियायत मिल सके। ये सिर्फ कीमतों का तायन नहीं था, बल्कि इल्म के पूरे निज़ाम को सहारा देने वाला एक अखलाकी ढांचा था। आहिस्ता आहिस्ता अब उलमा के दरमियान ये बात एक मियार बन गई। अगर जैद ने इसे शाया किया है तो ये काबिल एतमाद है। ये जुमला इसका सबसे कीमती असासा बन गया। ये साख किसी भी इश्तिहार से ज़्यादा ताकतवर थी। अब जब इसका काम बढ़ने लगा तो जैद को अपनी इमानत की एक और बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक अमीर सरपरस्त ने इसे बहुत बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी कि वो शाया होने वाले मवाद पर असरअंदाज होना चाहता है। ये एक बहुत कड़ा इम्तहान था। एक तरफ ज्यादा रसाई और ज्यादा मुनाफा था, तो दूसरी तरफ अपनी आज़ादी और मवाद की सच्चाई पर समझौता करना पड़ता। जैद ने तेजी से लेकिन समझौता शुदा तरक्की के बजाय आहिस्ता मगर उसूली तौसी का इंतखाब किया। उसने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बजाय इसने लोगों और अपने काम के मेयार में सरमायाकारी की। उसने अपने फ़न में शागिर्दों को तरबियत दी, नकल नवीसी के अमल को मेयारी बनाया ताकि गलती की गुंजाइश न रहे, और अपनी टीम के साथ मुनाफे को इंसाफ के साथ तकसीम किया। उसने अपनी आज़ादी बेचने के बजाय दियानतदारी के निज़ाम को फैलाया। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? जैद ने अपनी इजाफी आमदनी को वापस मुआशरे पर ही लगाया।
اس نے غریب طلباء کی کفالت کی، نازک اور پرانے مخطوطات کو محفوظ کیا اور عوام کے لیے پڑھنے کی جگہ کھولی۔ اس کی دکان صرف ایک دکان نہیں رہی، بلکہ علم کے لیے ایک اہم مرکز بن گئی۔ اس کی کتابیں نسلوں، طبقوں اور شہروں کے درمیان پل بن گئیں۔ اس کا کاروبار خود ایک مقصد نہیں تھا، بلکہ امت کے علمی ورثے کی خدمت اور حفاظت کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ اور یہ ایک بہت گہرے اسلامی تصور کو واضح کرتا ہے۔ اسلام میں وہ دولت جو علم کی حفاظت کرتی ہے، دراصل امت کی حفاظت کرتی ہے۔ زید کبھی مشہور نہیں ہوا، اس کا نام شاید تاریخ کی کتابوں میں نہ ملے۔ اس کی میراث عوامی پہچان نہیں تھی، بلکہ سچائی کا خاموش تحفظ تھا۔ اس کی کامیابی کا اصل پیمانہ اس کی امانت داری کا وہ دیر پا اثر تھا جو اس نے چھوڑا، اور اس کی پوری زندگی کا کام ایک بنیادی اسلامی تصور کی جیتی جاگتی مثال بن گیا۔ امانت یعنی مقدس امانت، یہ ایک گہرا اسلامی فریضہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری کے ساتھ نبھائے اور ان کی حفاظت کرے، خواہ وہ ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں یا لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ ہمیں ایک بہت طاقتور نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ عظیم لوگ صرف چیزیں نہیں بیچتے، وہ اعتماد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کا کام اسے اثر و رسوخ دیتا ہے تو کیا وہ سچائی کا محافظ بنے گا یا آرام کی قیمت پر اسے بیچ دے گا؟ یہی انتخاب اس کی میراث کی وضاحت کرے گا۔ یہ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا گیا اور بنایا گیا ہے۔